Hello, dear students. Today's date is 21st November 2020, and we'll take up worksheet number 56 today. Students, festival season is over, and now we are nearing board exams. So, all of you must be regular in studies, make a proper timetable, and at the same time, take care of your health. Students, do remember to follow COVID safety guidelines, which have been told to you again and again. And once again, I'm going to remind you to wear a mask when you're going out, use sanitizer if water is not available nearby. Otherwise, wash your hands frequently with soap and water and maintain distance of 2 meters, social distance of 2 meters. Now we come to our worksheet number 56. Students, in this worksheet, first of all, you have to read this extract from the lesson Diary of Anne Frank. The lesson Diary of Anne Frank is from your book First Flight and has already been done in your class through Google Meets and through PPT 2. So you have to read this extract. Its date Saturday 20th June 1942. Dearest Kitty. Kitty, you remember? It's the name of her diary. Our entire class is quaking in its boots. The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back. पूरी क्लास बहुत नर्वस है। रीज़न है क्योंकि मीटिंग होने वाली है जिसमें टीचर्स डिसाइड करेंगे कि कौन नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होगा और कौन डिटेन हो जाएगा, यानी कि पिछली ही क्लास में रहेगा। हाफ द क्लास इज़ मेकिंग बेट्स। कुछ बच्चे सब शर्तें लगा रहे हैं। Jean and I laugh ourselves silly at the two boys behind us, Cian and Jax, who have staked their entire holiday savings on their bet. जीएन और मैं हमेशा हंसते हैं। हमारे पीछे जो दो बच्चे बैठते हैं, सीएन एंड जैक्स, जिन्होंने अपनी पूरी हॉलीडेज़ की सेविंग, जो हॉलीडेज़ में उन्होंने काम करके कुछ पैसे बचाए होंगे ना, एक्स्ट्रा काम करके, उसको सारा का सारा शर्तों पे ही वेस्ट कर दिया है। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, यस यू आर, नो आई एम नॉट। सुबह से शाम तक यही चलता रहता है क्लास में कि तुम पास हो जाओगे, नहीं मैं नहीं हो पाऊँगा, तुम हो जाओगे, मैं नहीं हो पाऊँगा, वो नहीं हो पाएगा। सो दे कीप ऑन मेकिंग guesses. Even G's pleading glances and my angry outburst can't calm them down. जी उन पे बहुत गुस्सा भी करते हैं एंड मैं गुस्से में उन पे चिल्लाती भी हूँ, लेकिन वो शांत नहीं होते। इफ़ यू आस्क मी, देयर आर सो मेनी डमीज। डमीज होता है बेटा डल बच्चे। इतने डमीज हैं कि अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास, क्वार्टर होता है 1/4 क्लास का 1/4 हिस्सा, यानी कि अगर क्लास में 100 बच्चे हैं तो 25 बच्चे जो ऐसे हैं जो कि पीछे रह जाने चाहिए, उनको प्रमोट ही नहीं करना चाहिए। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ। लेकिन टीचर्स हैं जिनको आप समझ नहीं सकते, वो कोई भी डिसीजन ले सकती हैं। तो ये था एन का वर्जन। अब इसके बाद, इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद, हम आते हैं इस वर्कशीट में दिए गए क्वेश्चंस पर। अब आप देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच टर्म वुड एक्सप्लेन बेस्ट द अबव रिटन रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस। कौन सी टर्म यूज़ करते हैं हम, कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं अगर जहाँ हमने पर्सनल रिकॉर्ड दिखाना हो, रिटन रिकॉर्ड दिखाना हो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस का। आर्टिकल, लेटर, डायरी एंट्री और जर्नल। आर्टिकल बेटा जनरल किसी उसके बारे में होता है, किसी भी टॉपिक के बारे में होता है। लेटर कोई आप किसी को प्रॉब्लम अपनी लिखते हैं या कुछ बताना चाहते हैं उसके लिए होता है।
जर्नल एक किसी भी टॉपिक के बारे में पूरा एक डॉक्यूमेंट होता है। तो डायरी एंट्री में क्या होता है, आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस लिखते हो कि आज आपके साथ क्या हुआ, स्कूल में क्या हुआ, घर में क्या हुआ। तो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस का जो रिकॉर्ड है वो है डायरी एंट्री। तो आपका आंसर होगा डायरी एंट्री। नाउ इन दिस एक्सट्रैक्ट देयर वाज एन ईडियम, एक ईडियम यूज़ किया गया था, क्वेकिंग इन द बूट्स। If you can recall, you had been very clearly explained the meaning of quake. क्वेक मैंने बताया था जैसे अर्थ क्वेक होता है। अर्थ क्वेक में क्या होता है, धरती हिलती है। क्वेकिंग इन बूट्स मीन्स बहुत पैरों में हलचल मचना, मतलब बहुत नर्वस हो जाना, बहुत घबरा जाना। तो कौन सी इमेज से मैच करता है ईडियम? आप अपनी फर्स्ट इमेज को देखिए, हम बारी बारी हर इमेज को देखते हैं। इस इमेज में देखिए यहाँ पे क्या है, वो बहुत ब्लू ब्लू हो गया, यानी कि स्ट्रेसफुल हो गया। सेकंड इमोजी में देखते हैं कि ये जो है क्या लग रहा है, ये सोया हुआ लग रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता। थर्ड इमोजी देखिए, इमोटिकन, इसमें देखिए वो बहुत शॉक्ड सा लग रहा है। फोर्थ तो बिल्कुल ही नहीं है, स्माइल थोड़ा ना करेंगे, अगर आप नर्वस है तो स्माइल नहीं करेंगे। और फिफ्थ क्या है, फिफ्थ में बहुत गुस्से में है। आप नर्वस होंगे तो गुस्सा नहीं होंगे, आप घबराए होंगे। तो आपका फर्स्ट इमोटिकॉन और थर्ड इमोटिकॉन जो है वो मैच करता है क्वेकिंग इन बूट से। तो आपका आंसर होगा सी, ऑप्शन 1 and 3। Now in the third question, you have to pick the option that classifies fact and opinion. अब बेटा फैक्ट क्या होता है, सच्चाई। जैसे फैक्ट है कि आपकी क्लासेस आजकल ऑनलाइन चल रही हैं, आप स्कूल नहीं आ रहे हैं, ये ट्रुथ है ना। ओपिनियन क्या है, जैसे मैं कहती हूँ मुझे लगता है बेटा आपके एग्ज़ाम्स मार्च में हो जाएंगे, सो दैट इज़ माई ओपिनियन, ये मेरा विचार है। इट्स नॉट द रियलिटी। हो सकता है मार्च में हो जाए, हो सकता है फरवरी के एंड में हो जाए, या हो सकता है थोड़ा सा कुछ आगे हो जाए। सो फैक्ट होता है जो सच्चाई, जो सत्य है, जो फैक्ट है, जो ट्रुथ है। और ओपिनियन इज़ हमारा हमारा व्यू क्या है, हमारा विचार क्या है। सो यहाँ पे देखिए आप कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स फैक्ट है और कौन सी स्टेटमेंट ओपिनियन है। द चिल्ड्रन आर वेटिंग ईगरली फॉर देयर रिजल्ट्स। अब स्टूडेंट्स जो है वेट कर रहे हैं रिजल्ट का, दिस इज़ द फैक्ट। ये क्या है, सच्चाई है, ओपिनियन नहीं है, ये रियलिटी है कि सब बच्चे वेट कर रहे थे। आई थिंक वी ऑल टेंड टू स्पेकुलेट ड्यूरिंग सच सिचुएशंस। मुझे लगता है कि हमें ऐसी हालात में सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। अब ये क्या है, ये ओपिनियन है। तो आपका फर्स्ट था फैक्ट, सेकंड है ओपिनियन। फैक्ट के लिए मैंने एफ लिखा है, ओपिनियन के लिए ओ लिखा है। एन सीम्स कॉन्फिडेंट अबाउट हर परफॉर्मेंस, इजंट शी? एन बहुत कॉन्फिडेंट लग रही है अपने परफॉर्मेंस के बारे में, क्या नहीं है वो? तो ये भी क्या है, हमारा ओपिनियन है कि हाँ लग तो कॉन्फिडेंट रही। अब कॉन्फिडेंट कोई फैक्ट नहीं है ना, किसी को देख के आप सोच सकते हैं कि हाँ कॉन्फिडेंट लग रही है, लेकिन कॉन्फिडेंट उसके एकदम अपीयरेंस में, सच्चाई में नहीं दिखेगा आपको। तो ये है ओपिनियन। सम स्टूडेंट्स हैव स्पेंट ऑल देयर हॉलीडे सेविंग्स ऑन बेटिंग। कुछ स्टूडेंट ने अपनी पूरी हॉलीडे सेविंग शर्तों पे खर्च कर दी है। तो ये क्या है, फैक्ट है। तो आपका फर्स्ट और फोर्थ स्टेटमेंट फैक्ट हो गया, और सेकंड एंड थर्ड क्या हो गया, ओपिनियन हो गया। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है, यानी कि फैक्ट है ये वाला सी। तो आपका यहाँ भी सी ही आंसर ठीक है। फर्स्ट में भी सी ऑप्शन ठीक था, सेकंड में भी सी ऑप्शन ठीक है, थर्ड में भी सी ही ऑप्शन ठीक है। अब हम चलते हैं फोर्थ सेंटेंस पे, फोर्थ क्वेश्चन पे। सिलेक्ट द ऑप्शन
that makes the correct usage of quarter as used in the passage. आपको याद है पैसेज में क्वार्टर वर्ड यूज़ किया था? इफ़ यू कैन रिमेंबर, इफ़ यू कैन रिकॉल। यस, मैं आपको बताती हूँ कहाँ यूज़ किया था। देखिए, हमारा यूज़ हुआ था यहाँ पे, क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक। क्लास का क्वार्टर हिस्सा मैंने समझाया था आपको। क्वार्टर है, जैसे मान लीजिए आपका ये एक सर्कल है, तो क्वार्टर होगा उसका 1/4 हिस्सा। ये हिस्सा जो है ना, ये वाला हिस्सा, यानी कि 1/4 हिस्सा, ये है क्वार्टर। अब हम आते हैं इस पर, इसी क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखते हैं कि यहाँ पे क्वार्टर कौन से सेंटेंस में ठीक तरीके से यूज़ किया हुआ है, जो हमारे एक्सट्रैक्ट में जिसका मीनिंग है। अब फर्स्ट है, ही वॉज स्टेइंग विद हिज फैमिली इन अ गवर्नमेंट क्वार्टर। गवर्नमेंट क्वार्टर्स होते हैं ना, जैसे फ्लैट्स होते हैं, तो वो तो नहीं हमने यूज़ किया, यानी कि ये नहीं है। माइकल्स हॉर्स वॉन द रेस, इट हैज़ स्ट्रॉन्ग क्वार्टर, नो, ये भी नहीं है। हर स्कूल बिगिंस एट 8:15 इन द मॉर्निंग। 8:15 का मतलब है कि 8 o'clock का क्वार्टर हिस्सा, यानी कि 1 घंटे का क्वार्टर हिस्सा, यानी कि 15 मिनट। 1/4 हिस्सा 1 घंटा, 1 घंटा कितने मिनट्स का होता है? 60 मिनट का होता है। उसका 1/4 कितना हुआ? 15 मिनट। तो यानी कि स्कूल जो है स्टार्ट होता है 8:15 बजे। तो ये हमारा 1/4 हिस्से वाला क्वेश्चन जो हम बात कर रहे हैं कि हमारे जो एक्सट्रैक्ट में क्वार्टर वर्ड आया है वो यहाँ पे फिट इन होता है। सो आपका 4th में भी आंसर है सी। तो ये चारों क्वेश्चन जो आपके MCQ वाले थे, चारों में सी ही ऑप्शन सही है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट वाज हाफ ऑफ द क्लास बेटिंग? आधी क्लास क्या शर्तें लगा रही थी? वो शर्तें लगा रही थी, half of the class was betting about who would pass or fail this year. The whole class was curious to know about the result. आधी क्लास शर्तें लगा रही थी कि कौन पास होगा, कौन फेल होगा। सारी क्लास यही जानना चाहती थी कि रिजल्ट क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, What do you think CN and Jax were betting, and what was the reaction of GN and the writer? CN और जैक्स क्या शर्तें लगा रहे थे और GN और राइटर का क्या रिएक्शन था? तो हमारा आंसर होगा, CN and Jax were betting about who would pass and who would fail. यही शर्तें लगा रहे थे ना कि कौन पास होगा, कौन फेल होगा। They had staked their entire holiday savings on the bet. पूरी छुट्टियों की जो बचत की थी, उन्होंने पैसे बचाए थे, सारे लगा दिए शर्तों पे। GN was giving pleading glances and Anne was expressing her anger. GN देते रहते थे बहुत नज़र गुस्से में कि प्लीज़ माफ़ कर दो, बहुत हो गया। और एन गुस्सा भी दिखाती थी, लेकिन इट कुड नॉट स्टॉप देम, लेकिन वो रुकते नहीं थे। अकॉर्डिंग टू द राइटर, राइटर कौन है हमारी? यही एन ही है, एन फ्रैंक। क्वार्टर ऑफ द क्लास स्टूडेंट्स वर सो डल दैट दे शुड, यहाँ पे दे आना चाहिए था, दे शुड बी केप्ट बैक एंड शुड नॉट बी प्रमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास। राइटर के हिसाब से क्वार्टर ऑफ द क्लास स्टूडेंट्स जो हैं, यानी कि 1/4 स्टूडेंट्स क्लास के इतने डल हैं कि उनको वही पुरानी क्लास में रखना चाहिए और अगली क्लास में प्रमोट नहीं करना चाहिए। नाउ वी कम टू लास्ट क्वेश्चन। इफ़ यू, दिस इज़ अ लॉन्ग क्वेश्चन, इफ़ यू आस्क मी there's so many dummies that about a quarter of the class should be kept back, but teachers are the most unpredictable creatures on earth. What do you think Anne wants to express through such statement?
एंड कहती है कि क्लास कुछ इतने बच्चे डल हैं कि उनको प्रमोट नहीं करना चाहिए, लेकिन टीचर्स बड़ी अनप्रडिक्टेबल होती हैं, कुछ कह नहीं सकते उनके बारे में वो क्या सोचती हैं। तो एन इस स्टेटमेंट के थ्रू क्या कहना चाहती है? दिस स्टेटमेंट शोज दैट एन हैड एन ओपिनियन ऑन एवरीथिंग शी थॉट। इसका मतलब है कि एन का हर चीज़ के बारे में कुछ ओपिनियन था। शी थॉट दैट अ क्वार्टर ऑफ हर क्लास वॉज फुल ऑफ डमीज। वो सोचती थी कि उसकी क्लास के कुछ बच्चे तो क्या है, डल है, बिल्कुल डमीज हैं। ये शी यहाँ कैपिटल आएगा, फुल स्टॉप था ना यहाँ पे, इसलिए नेक्स्ट सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होगा। शी ऑल्सो फेल्ट दैट शी हर सेल्फ वॉज इंटेलिजेंट इनफ टू मेक इट टू द नेक्स्ट क्लास। उसको लग रहा था कि मैं तो ठीक ही हूँ, एज शी वॉज डूइंग वेल इन ऑल सब्जेक्ट्स, सब कामों में सब्जेक्ट में काम ठीक से कर रही थी वो। बट शी थॉट द टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ, because nobody could say which students they would fail and which students would they pass to the next class। क्योंकि ये नहीं कह सकता कोई कि कौन सा स्टूडेंट को वो अगली क्लास में लेकर जाएंगी और कौन से स्टूडेंट को फेल कर देंगी। शी ऑल्सो हैड सॉरी यहाँ पे थोड़ी गलती है, शी ऑल्सो यहाँ पे ये शी ऑल्सो हैड एक्सपीरियंस विद हर टीचर मिस्टर की सिंह हु कुड बी टर्म्ड एज अनप्रडिक्टेबल। उसका अपना एक एक्सपीरियंस था मिस्टर की सिंह के साथ भी, जिसकी वजह से उन्हें हम क्या कह सकते हैं, अनप्रडिक्टेबल। द वे एन ऑलवेज टॉक्ड व्हेन द क्लास वॉज गोइंग ऑन, एनी टीचर वुड लूज हिज टेम्पर। जिस तरीके से एन क्लास में बात करती थी तो कोई भी टीचर जो है गुस्सा हो सकता है। However, after several warnings, Mr. Keesing just assigned her extra homework and then finally he allowed her to talk in the class। लेकिन मिस्टर कीसिंग ने क्या करा, कुछ देर वार्निंग दी, कुछ दिन होमवर्क एक्स्ट्रा दिया और फिर फाइनली उसको बात करना अलाउ कर दिया। तो ये था बेटा आपकी वर्कशीट नंबर 56 के क्वेश्चंस। दीज आर वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। 4 क्वेश्चन तो बिल्कुल ही शॉर्ट हैं, एमसीक्यू बेस्ड हैं, और 3 भी शॉर्ट ही हैं। सो कंप्लीट दिस असाइनमेंट एंड बाय टुमारो सेंड इट टू योर कंसर्न्ड subject teachers। This lesson has already been covered in the class in Google Meet, and PPT also has been shared with you. So once again we are sharing the PPT of this lesson with you so that it can help you in further understanding. Thank you. Take care of yourself. Bye.